हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने ऑफ़र के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या दी गई है। हमारे एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है, व्हेन अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ऑफ़र दिया गया था वो व्यक्ति अगर अपनी सहमति दे दे तो हम मानेंगे कि ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है आपका कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वो पर्सन दे सकता है जिसको ऑफ़र दिया गया था। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया था वो अपनी सहमति दे तो हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। यानी कि ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वो व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया था। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत फेमस जजमेंट आई थी कोर्ट की, बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। उस टाइम ये पूरा एक्ट ही इंग्लिश लॉ से उठाया गया था, इसलिए इंग्लिश कोर्ट्स में भी जितनी फेमस जजमेंट्स आई हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इंडिया में भी। बोल्टन वर्सेस जॉन्स भी एक इंग्लिश कोर्ट का केस है। इस केस में हुआ क्या था वो देखते हैं। एक ओनर था बिजनेस का जिसने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। इस बिजनेस का एक रेगुलर कस्टमर था जो ओनर के कांटेक्ट में रहता था। इसको नहीं पता था कि ओनर ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। जॉन्स ने क्या किया कि उसने एक सप्लाई ऑर्डर दे दिया ओनर के नाम पर। उसने ऑफ़र दिया ओनर को कि वो कुछ परचेजिंग उससे करना चाहता है। अब सिंस ओनर ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया था, ये लेटर रिसीव हुआ बोल्टन को। बोल्टन ने क्या किया कि जो गुड्स जॉन्स ने मंगवाए थे उसने वो सारे गुड्स डिस्पैच कर दिए और जॉन्स को भिजवा दिए। जॉन्स ने बाद में पे करने से मना कर दिया। बोल्टन चला गया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बोल्टन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ऑफ़र बोल्टन को दिया ही नहीं गया। जॉन्स ने कुछ परचेजिंग करने के लिए ऑफ़र दिया था कि वो कुछ गुड्स खरीदना चाहता है, लेकिन ये ऑफ़र ओनर को दिया गया था, बोल्टन को नहीं दिया गया था। कोर्ट ने जजमेंट दी कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफ़र दिया गया हो। अगर कोई और व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो उस एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं मानेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ रूल्स बनाए गए हैं एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। इनमें से कुछ रूल्स तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए हैं और कुछ आए हैं कोर्ट के जजमेंट से। इन सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारा पहला रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्टेंस के साथ कोई नई कंडीशन नहीं लगा सकता है। जो ऑफ़र में कंडीशन दी गई है वो सारी कंडीशन उसको वैसे के वैसे ही माननी पड़ेगी, सिर्फ तब हम लोग उसको एक्सेप्टेंस मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है ए, वो बी के पास जाकर एक ऑफ़र देता है कि मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। बी कहता है कि मैं गाड़ी खरीदने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं 95,000 में वो गाड़ी खरीदूँगा। इस केस में बी की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि बी ने ए की टर्म्स और कंडीशंस नहीं मानी है। ए की टर्म्स और कंडीशन थी कि वो 1 लाख रुपए में वो गाड़ी बेचना चाहता है। बी ने इस टर्म को नहीं माना, उसने एक और टर्म लगा दी कि वो 95,000 में ही ये गाड़ी खरीदेगा। इस केस में कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है। इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर होता है जब एक ऑफ़र के बदले में दूसरा ऑफ़र दिया जाता है। इस केस में ए ने ऑफ़र दिया कि वो 1 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बजाय एक दूसरा ऑफ़र दे दिया कि मैं 95,000 में आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए बी को वो सारी टर्म्स और कंडीशंस माननी पड़ेंगी जो ऑफ़र के अंदर ए ने रखी है। सिर्फ तभी हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड है। अगर कोई एक्सेप्टेंस में नई टर्म या कंडीशन ऐड करता है तो हम उसको काउंटर ऑफ़र बोलेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। एक्सेप्टेंस का सेकंड रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब ऑफ़र में ये बात कही गई है कि
एक्सेप्टेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके से ही दी जानी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब उसी तरीके से दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, उसने ईमेल के थ्रू एक ऑफ़र दिया बी को कि ए बी से कुछ गुड्स खरीदना चाहता है। इसके साथ साथ ऑफ़र में ए ने ये बात भी लिख दी कि अगर आप मुझे गुड्स सेल करने के लिए तैयार हो तो आप मुझे एक्सेप्टेंस 3 दिन के अंदर अंदर ईमेल के थ्रू ही दीजिए। अब मान लो बी ने ए को कॉल करके कह दिया कि मैं आपको गुड सेल करने के लिए तैयार हूँ, यानी उसने एक्सेप्टेंस तो दे दी, लेकिन ऑफ़र में ये बात लिखी गई थी कि एक्सेप्टेंस सिर्फ ईमेल के थ्रू ही देनी है। इस केस में एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है। ऑफ़र में कहा गया था कि ईमेल के थ्रू देनी है, तो यानी कि एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी जब ईमेल के थ्रू बी ए को एक्सेप्टेंस देगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि प्रपोजर यानी वो व्यक्ति जो ऑफ़र दे रहा है वो कभी भी ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि एक ऑफ़र किस तरह से रिजेक्ट किया जाएगा, यानी रिफ्यूज़ल किस तरह से दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने ऑफ़र दिया बी को कि वो बी से कुछ गुड्स परचेज़ करना चाहता है। इसके साथ साथ ए ने लिख दिया कि अगर आप मेरा ऑफ़र डिक्लाइन करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे सिर्फ ईमेल के थ्रू ही बताएं। इस केस में ए ने जो ऑफ़र दिया है इसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक प्रपोज़र कभी भी ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि रिफ्यूज़ किस तरह से किया जाएगा एक ऑफ़र को। नेक्स्ट रूल एक्सेप्टेंस के टाइम पीरियड की बात करता है, यानी कब तक एक एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। ये रूल कहता है कि एक एक्सेप्टेंस तब तक दी जा सकती है जब तक या तो वो ऑफ़र वापस नहीं ले लिया जाता है या फिर वो ऑफ़र ख़त्म नहीं हो जाता है। लास्ट एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। ए ने ऑफ़र दिया बी को कि वो बी से कुछ गुड्स परचेज़ करना चाहता है। इसके साथ साथ ए ने लिख दिया कि बी को अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो वो ईमेल के थ्रू 3 दिन के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दी। मान लो बी ने ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस दी लेकिन चौथे दिन पर दी, तो इस केस में भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऑफ़र में लिखा गया था कि ऑफ़र सिर्फ 3 दिन के लिए ही वैलिड है। 3 दिन के बाद ये ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाने का मतलब है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस अगर ऑफ़र के लैप्स होने के बाद यानी ख़त्म होने के बाद दी जाती है तो उस एक्सेप्टेंस को हम लोग नहीं मानेंगे। इसी एग्जाम्पल को एक और तरह से देखते हैं। मान लो ए ने 3 दिन का टाइम पीरियड दिया है एक्सेप्टेंस के लिए। दूसरे दिन ए ने बी को जाकर कहा कि मैं अपना ऑफ़र वापस ले रहा हूँ, मैं अपना ऑफ़र विड्रॉ कर रहा हूँ। बी कहता है कि नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस केस में ए ने अपना ऑफ़र वापस ले लिया इससे पहले कि बी उसको एक्सेप्ट करता, इसलिए बी की एक्सेप्टेंस को हम यहाँ नहीं मानेंगे। बी ये नहीं कह सकता है कि मैंने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ऑफ़र तो वापस ले लिया गया था। ऑफ़र अब वैलिड है ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस भी नहीं दी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर एक ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर उसके ऊपर एक्सेप्टेंस बाद में नहीं दी जा सकती है। जैसे ही उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया गया वो ऑफ़र वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने ऑफ़र दिया बी को कि वो कुछ गुड्स परचेज़ करना चाहता है बी से। बी ने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। अब अगले दिन बी जाकर कहता है ए को कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बी ऑलरेडी उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुका है। जैसे ही वो ऑफ़र रिजेक्ट हुआ तो उस ऑफ़र को अब हम लोग ख़त्म मानेंगे, अब वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर इसी केस में ए दोबारा से अपना ऑफ़र रिन्यू कर लेता है, यानी वो फिर से ऑफ़र देता है बी को और फिर वो एक्सेप्टेंस देता है, तब हम लोग इसको वैलिड मानेंगे। यानी ए ने अपने ऑफ़र को रिन्यू कर दिया, उसने दोबारा सेम ऑफ़र दे दिया बी को, उस केस में एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। लेकिन जो एक बार रिजेक्ट हो चुका ऑफ़र है उसको जब तक रिन्यू नहीं किया है तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। रूल कहता है कि एक एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट की जानी चाहिए। ये पॉइंट हमने ऑफ़र में भी किया था कि एक ऑफ़र तभी वैलिड होगा जब उसकी कम्युनिकेशन पूरी हो जाएगी। इसी तरह से एक्सेप्टेंस भी तभी वैलिड माना जाएगा जब उसकी कम्युनिकेशन पूरी हो गई है। इस रूल में भी एक फेमस जजमेंट है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी की। इस केस में क्या हुआ था, ब्रॉगडन एक व्यापारी था कोयले का। उसने मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी को
एक ऑफ़र भेजा कोयले की सप्लाई का। मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी के मैनेजर को वो ड्राफ्ट रिसीव हो गया, ऑफ़र रिसीव हो गया, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसने लिख दिया अप्रूव्ड और उसको अपने दराज में रख दिया। और दराज में रखने के बाद वो उसके बारे में भूल गया। अब यहाँ पर मैनेजर ने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं की ब्रॉगडन को। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब तक दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा, यानी जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक अग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस, यानी अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो हम आपकी एक्सेप्टेंस को नहीं मानेंगे। इसलिए एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट की जानी चाहिए। इसी रूल के अंडर एक और फेमस जजमेंट है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले की। इस केस में क्या हुआ था, फेल्टहाउस ने अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो नेफ्यू का घोड़ा परचेज करना चाहता है। नेफ्यू के माइंड में था कि वो घोड़ा फेल्टहाउस को वो बेचेगा, इसलिए नेफ्यू गया अपने ऑक्शनर के पास जो था बिंडले। बिंडले नेफ्यू के बिहाफ पर उसके घोड़े परचेज करता था और सेल करता था। नेफ्यू ने बिंडले को कहा कि आप मेरे बाकी घोड़े बेच सकते हो, लेकिन ये एक घोड़ा मैं फेल्टहाउस को बेचूंगा, इसलिए इसको और किसी को सेल नहीं करना है। अब बिंडले ने क्या किया, उसने वो घोड़ा बेच दिया। जब फेल्टहाउस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि फेल्टहाउस और नेफ्यू के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि फेल्टहाउस ने ऑफ़र तो दिया था और नेफ्यू उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करना चाहता था, लेकिन इस मेंटल एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन फेल्टहाउस को नहीं दी गई। नेफ्यू ने कभी भी फेल्टहाउस को ये नहीं कहा कि वो उसको घोड़ा बेचने के लिए तैयार है, इसलिए मेंटल एक्सेप्टेंस को हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, भले ही वो नेफ्यू के इंटेंशन में हो कि वो बेचना चाहता है घोड़ा फेल्टहाउस को, लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो हम एक्सेप्टेंस को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये सेम पॉइंट हम लोग ऑफ़र के रूल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑफ़र भी एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। मान लो ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो अपनी गाड़ी बी को बेचना चाहता है। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ, मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर बी ने या तो ओरली बोला होगा, मौखिक रूप से बताया होगा कि मैं आपकी गाड़ी परचेज़ करना चाहता हूँ, या फिर उसने एक चिट्ठी के थ्रू लिख के भेजा होगा, या फिर उसने ईमेल किया होगा। इन सभी केस में बी ने शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी एक्सेप्टेंस दी है। जब भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करके एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इसी तरह से हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया था। मान लो एक बस है जिसके आगे बोर्ड लगा है हिसार का, और वो बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही वो बस स्टॉप पर आकर खड़ी हुई है, उसने ऑफ़र दे दिया है सवारियों को कि वो हिसार उनको लेकर जाएगी और उसके बदले में वो टिकट सेल करेगी। इसको हम लोग इम्प्लाइड ऑफ़र कहते हैं। अब मान लो ए उस बस में आकर बैठ जाता है। जैसे ही ए उस बस में आकर बैठा तो हम कहेंगे कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, यानी कि अगर वो उस बस में बैठ गया है तो वो हिसार जाने के लिए भी तैयार है और टिकट खरीदने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर ए ने बस ड्राइवर को जाकर मौखिक रूप से या लिखित रूप में ये नहीं कहा है कि वो हिसार जाना चाहता है, उसने अपने एक्शंस के थ्रू ही अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। जब हम बिना शब्दों का इस्तेमाल किए अपने एक्शंस के थ्रू एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसको कहते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट रूल कहता है कि एक्सेप्टेंस तब तक नहीं दी जा सकती जब तक ऑफ़र के बारे में जानकारी ना हो। इस रूल के रिगार्डिंग एक फेमस जजमेंट आई थी लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस की। केस में क्या हुआ था, गौरी दत्त का भतीजा गुमशुदा हो गया था। गौरी दत्त का एक एम्प्लॉय था लक्ष्मण शुक्ला। गौरी दत्त ने लक्ष्मण शुक्ला को अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण शुक्ला उसके भतीजे को ढूंढने के लिए निकला, गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लेकर आएगा मैं उसको 501 रुपये का इनाम दूंगा। गौरी दत्त की ये अनाउंसमेंट एक जनरल ऑफ़र है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जनरल ऑफ़र होने का मतलब है कि ये ऑफ़र जनरल पब्लिक को दिया गया है और कोई भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। लक्ष्मण शुक्ला को इस ऑफ़र के बारे में नहीं पता था। अब लक्ष्मण शुक्ला गौरी दत्त के भतीजे को ढूंढ कर ले आता है।
घर लाने के बाद उसको पता चलता है कि गौरी दत्त ने अनाउंस किया था कि 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लेकर आएगा। जब लक्ष्मण शुक्ला ने अपना इनाम मांगा तो गौरी दत्त ने देने के लिए मना कर दिया। लक्ष्मण शुक्ला जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि आप एक्सेप्टेंस तब तक नहीं दे सकते हो जब तक आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है। गौरी दत्त का ऑफर एक जनरल ऑफर तो था जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। जो भी इसके भतीजे को ढूंढ कर लेकर आता वो एक्सेप्टेंस मानी जाती। लक्ष्मण शुक्ला भतीजे को ढूंढ कर ले तो आया लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि कोई ऑफर दिया भी गया है, इसलिए इस एक्सेप्टेंस को हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। हमारा लास्ट रूल है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में। इस केस में जॉन्स ने जो ऑफ़र दिया था वो ओनर को दिया था, बोल्टन को नहीं दिया था, इसलिए हमने कहा कि बोल्टन उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, यानी कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति देगा जिसको ऑफ़र दिया गया है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।